जून 2021 विचार और संस्कृति का मासिक समयांतर आपके सामने है। इसमें से मैं एक आर्टिकल आपको सुनाने जा रहा हूँ। संस्थाओं का बर्बरता से इस्तेमाल। पिछली 20वीं सदी चरम सत्ता लोभ और सत्ता लोभ जमाधन लोभ दोनों विनाशकारी प्रवृत्तियों के लिए इतिहास में दर्ज हुए हैं। इस सदी में एडोल्फ हिटलर, बेनिटो मुसोलिनी, जोसेफ स्टालिन, राफेल लेओनिदास ट्रुजिलो, मोलिना, फ्रांसिस्को फार्को, किम इल सुंग, जुआन पेरोन, सुकर्णा सुहार्तो, निकोलाई चाइस्क्यू, जीन बेडेल, बोकासा, सद्दाम हुसैन, मुअम्मार अल गद्दाफी, इदी अमीन, ऑगस्टो पिनोचेट, मोहम्मद रजा पहलवी, फर्डिनांड मार्कोस, माओ त्से तुंग, पोल पॉट, हुसैनी मुबारक, बशर हाफिज अल असद जैसे राष्ट्र राज्य के लिए नियंताओं ने सत्ता और धन की निरंकुश पिपासा का प्रदर्शन किया, यहाँ तक कि अपने हमाम को स्वर्ण सुसज्जित किया। परम सत्ता, सुख और भौतिक ऐश्वर्य के लिए राज्य की समस्त संस्थाओं का असंवेदनशीलता के साथ इस्तेमाल किया। इनमें से कई सत्ता पिपासों के शासनकाल में हिंसा का तांडव भी हुआ। प्रतिरोधियों की मुंडियों को दमन चक्की में डाला गया। इन शासकों के शब्दकोश से वैचारिक उदारता, सहिष्णुता, वैचारिक भिन्नता, जातीय बहुलता, परिवर्तनशीलता, वैचारिक विकासोन्मुखता, सत्ता और धन त्याग, परिग्रहता जैसे शब्द विलुप्त हो गए थे। अहम ब्रह्मास्मि के भाव लोभ से जीवन पर्यंत ग्रस्त रहे ये शासक। यहाँ सही है कि एक श्रेणी में इन शासकों के सत्ता लोभ को नहीं रखा जा सकता। लोभ की विभिन्न परतें किस्में हैं। हिटलर और मुसोलिनी की सत्ता मदानता की तुलना स्टालिन और माओ की अधिनायकवादी प्रवृत्तियों के साथ नहीं की जा सकती। फ्रांको और मार्कोस को पोल पॉट के साथ नहीं रखा जा सकता। जहां हिटलर ने जातीय शुद्धता के नाम पर लाखों यहूदियों का नरसंहार किया था, वहीं स्टालिन ने अपने चरम विरोधी लियोन ट्रॉट्स्की और अन्य हजारों विरोधियों का सफाया किया या उन्हें साइबेरिया के यातना शिविर में भेज दिया था। मुसोलिनी और पिनोचेट की भी माओ के साथ तुलना करना भी बेतुका होगा, क्योंकि पूर्व के दोनों शासक शोषक उत्पीड़न वर्गों के समर्थक थे, जबकि माओ सांस्कृतिक क्रांति के माध्यम से पूंजीवादी तत्वों का सफाया करना चाहते थे। यद्यपि इस सामाजिक आलोड़न के दौरान माओ विरोधी भी भून की तरह पिस गए। कंबोडिया में पोल पॉट पूंजीपति वर्ग, अभिजात व विशिष्ट वर्ग और किसान श्रमिक विरोधी वर्ग का पूर्ण सफाया करना चाहता था। हजारों लोग मारे गए, लेकिन सद्दाम हुसैन या राजा पहलवी के साथ तुलना करना आतंकिक रहेगा। परंतु इस प्रक्रिया में यही है कि सत्ता के लिए सर्वोच्च का भाव सभी में कम अधिक सम्मान रहता है। देखना यह है कि इस भाव का इस्तेमाल किसके पक्ष विपक्ष में किया जाता है। यदि राज सत्ता का इस्तेमाल शोषित, वंचित, उत्पीड़ित वर्गों के पक्ष में किया जाता है तो उसके परिणाम दूसरे होंगे, जबकि शोषक, उत्पीड़न, आताई, पूंजीपति वर्गों की सुरक्षा में किया जाएगा तो परिणाम नितांत विपरीत होंगे।
राज सत्ता और धन का इस्तेमाल शासक के वर्ग चरित्र पर निर्भर करता है, परंतु निश्चित ही दोनों प्रकार के शासकों की जड़ में है सत्ता और धन का लोभ। यद्यपि इस सदी की बात करें तो रूस और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जैसे नेताओं को किस श्रेणी में रखा जाएगा? पुतिन ने स्वयं को 2036 तक और शी ने भी स्वयं को आजीवन राष्ट्रपति घोषित करवा लिया है। क्या इसे लोकतांत्रिक कृत्य कहा जाएगा? क्या ये अधिनायकवादी सत्ता लोभ और नहीं है? हैरत की बात यह है कि ये दोनों ही नेता साम्यवादी पृष्ठभूमि के हैं और मार्क्सवाद में काफ़ी पहले दीक्षित हो चुके हैं, फिर भी दोनों ने सामंती प्रवृत्तियों की ही नुमाइश की है। वंशवाद न सही, लेकिन लोकतांत्रिकता और अधिनायकवादिता की आक्रामक प्रवृत्ति दोनों नेताओं की रग रग में रमी हुई है। दोनों के ही शासन कालों में पूंजीवाद का विस्तार हुआ है। वर्तमान राजधानी बीजिंग में अरबपतियों की संख्या न्यूयॉर्क से ज़्यादा है न हैरत की बात? क्या इसके लिए राष्ट्रपति शी की नीतियां जिम्मेदार नहीं है? पुतिन ने भी पूंजीवादी प्रवृत्तियों को ही बढ़ावा दिया है। क्या पुतिन ने अपने कट्टर विरोधी एलेक्सी नावल्नी को विषपान के माध्यम से मरवाने की कोशिश नहीं की है? क्या उसे जेल में नहीं ठूस दिया गया है? उत्तर कोरिया के शासकों ने तो साम्यवाद की पोशाक में वंशवाद को ही संपोषित और सुदृढ़ किया है। आज पिछले 7 दशकों से किम उल सुंग की तीसरी पीढ़ी का शासन अबाध रूप से जारी है, फिर भी ये देश एक अधिनायकवादी साम्यवादी देश के रूप में जाना जाता है। प्रथम किम उल सुंग की सत्ता लोलुपता की प्रवृत्ति का अंत या शमन या संयमन करने में साम्यवाद क्रांति भी विफल रही है कि जिसकी परिणति को वंशवाद की निरंतरता में देखा जा सकता है। कॉर्पोरेट ब्रांड के राजसत्ता लोभी नेता, दूसरी हेडिंग, दूसरा पॉइंट इसी में से। आज तक के लिए अभी के लिए इतना ही। बाकी मेरे बीच बीच में शब्द मैंने तोड़े बिखरे, उसके लिए सॉरी क्षमा। धन्यवाद साथियों। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे आपके साथ नए आर्टिकल के साथ, जो कि कुछ चीज़ें उजागर करता है। लेखन वो एक माध्यम है जो कि सभी को बराबर बदलाव के लिए स्वयं प्रेरित करता है, और बदलाव के लिए दुनिया में शब्द काम करते हैं, लेखन काम करता है, लोगों के विचार काम करते हैं, मेंटलिटी एंड दिमाग की जो शक्ति किस ओर जारी है वो काम करती है। ओके, बाय बाय, शुभ रात्रि, फिर मिलेंगे।